आपने मूवी जब बनाई तो आपको क्या लगा कि कितना दर्दनाक और कितना रियलिस्टिक कहानी है ये? पूरे देश ने कहा टेलर का मर्डर हुआ। मैंने कहा कि ये टेलर का मर्डर नहीं है, ये मर्डर का ट्रेलर है। जैसे कश्मीर फाइल्स भी बनी हैं तो वो असलियत, पर आपको लगता नहीं है कि ये समाज का एक ताना बाना बिगाड़ सकती है ऐसी मूवी? सर, धर्म की बात पहले भी हो रही थी। पहले फिल्मों में ठाकुर साहब के लड़के किसी भी लड़की को उठा के उसका रेप कर देते थे जी। तो पहले भी ठाकुरों की, बनियों की, ब्राह्मणों की, हिंदुओं की छवि तोड़ मरोड़ के ही पेश की गई है। और उसी गांव में एक रहीम काका होते थे जो बहुत दयालु होते थे। हिस्ट्री बुक्स में भी हमें गलत चीजें पढ़ाई गई। कभी सोमनाथ का मंदिर कितनी बार तोड़ा गया, किसने तोड़ा, ये इतिहास में ना पढ़ाया गया ना, इस पर कोई फिल्म बनी क्या? काशी विश्वनाथ पे ज्ञानवापी फाइल हम बना रहे, क्या कोई मूवी बनी? क्या अयोध्या पे कोई मूवी बनी? बॉलीवुड में इतने बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, इतने बड़े धर्मा प्रोडक्शन, इतने बड़े बड़े नाम हैं जो 50 साल से जिनका दबदबा कायम है, उनके गंदे सीन भी नहीं काटे जाते, हमारे अच्छे भी काट दिए जाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई पे जो आपकी मूवी आ रही है, काला हिरन बनाने का आइडिया, उसमें कुछ फिक्शन नहीं हो सकता, कुछ मिलावट नहीं हो सकती। नेपोटिज्म आप कितना मानते हैं फिल्म इंडस्ट्री में है? आप अगर किसी ऐसे खानदान से नहीं आते जिनका पिछला बैकग्राउंड जो है बॉलीवुड का रहा हो, टॉलीवुड का रहा हो, तो आपको वहां फटकने भी नहीं देंगे। दोस्तों नमस्कार। आज जो हमारे साथ शख्सियत हैं वो एक बहुत ही डिफरेंट लीग की पर्सनालिटी को हमने ढूंढा है और आज का इंटरव्यू बिल्कुल ही डिफरेंट और बिल्कुल ही ख़ास होने वाला है। ये आप जब इनसे मिलेंगे तब आप जानेंगे। बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से, यूनिक स्टाइल से रियल लाइफ स्टोरीज़ पर मूवीज़ बना रहे हैं। अभी एक मूवी आ रही है कन्हैया लाल, जो उदयपुर में एक केस हुआ उस पर, और बाद में काला हिरन लॉरेंस बिश्नोई पर। आइए मिलते हैं आज आने वाले समय में एक नए प्रोड्यूसर जो उभर के आ रहे हैं, उनका नाम है अमित जानी। आज हमारे साथ हैं अमित जी। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपने बुलाया। अमित जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इतना टाइट शेड्यूल चल रहा है, मुझे पता है शूटिंग का, और फिर भी आपने मेरे लिए टाइम निकाला। तो मीडिया वालों से तो टाइट नहीं रख सकते ना। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जो 27 जून को आपकी मूवी आ रही है, अ टेलर मर्डर स्टोरी। ज्ञानवापी फाइल, अ टेलर मर्डर स्टोरी। अच्छा, क्योंकि ज्ञानवापी फाइल का ही वो एक पार्ट है। हाँ। तो टेलर मर्डर स्टोरी कन्हैया लाल पे आपने बनाए। आपको ये इंस्पिरेशन और मतलब कैसे टॉपिक सूझा कि ये रियल टाइप की जो स्टोरी है वो मुझे कवर करनी है? देखिए, पहले मैं फिल्म इंडस्ट्री में जब आया था तो पैसे लगाता था फिल्मों में जी। तो प्रोड्यूसर्स मेरे पास आते थे, अपनी स्टोरी बताते थे, मुझसे 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए ले जाते थे, प्रॉफिट मुझे दे देते थे। फिल्मों में पैसा लगाना मेरा ये था कि चलो फिल्में बननी चाहिए, क्योंकि फिल्में समाज का आईना है, प्रॉफिटेबल भी है, समाज सेवा तो है नहीं। तो जब कन्हैया लाल साहू की हत्या हुई तो मैंने बहुत सारे प्रोड्यूसर्स से कहा कि इस पे मूवी बनाइए, और ये सच जो है, ये जो ब्रुटल हत्या हुई है कन्हैया लाल साहू की, इस पर जो है पूरी दुनिया को एक बार फिर से रुलाइए, सिनेमेटिक तौर पे इसे दिखाइए। तो किसी ने कहा अभी हम पे 2 साल टाइम नहीं है, किसी ने कहा 3 साल टाइम नहीं है, पहले शेड्यूल में पिक्चर लगी हुई है। तो मैंने कहा फिर हम बनाएंगे। तो हम बनाएंगे, उसके लिए हमें प्रोडक्शन हाउस बनाना था। तो हमने जानी फायरफॉक्स के नाम से जो है प्रोडक्शन हाउस बनाया। कन्हैया लाल के परिवार से मिले, उन्होंने हमें राइट्स दिए मूवी बनाने के, और हमने इस पे काम शुरू कर दिया। और 27 जून को ये रिलीज होने वाली है ज्ञानवापी फाइल के नाम से। ज्ञानवापी के नाम से, ज्ञानवापी फाइल, अ टेलर मर्डर स्टोरी। क्योंकि ये जो कन्हैया लाल साहू की हत्या हुई है, ये नुपुर शर्मा के उस बयान के विवाद में हुई है जो ज्ञानवापी विषय पर खड़ा हुआ था। ये पूरा मामला एक है। अगर आप कन्हैया लाल का जिक्र करते हैं, अगर आप कन्हैया लाल का जिक्र करें, नुपुर शर्मा का भी करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं के बयान का समर्थन करने का उन पर आरोप था जी। और अगर आप नुपुर शर्मा के बयान की बात करें तो पूरा बयान ज्ञानवापी बहस पे था। तो ज्ञानवापी से गर्माहट शुरू हुई, नुपुर शर्मा के बयान तक वो विवाद हो गया। उसी विवाद और ज्ञानवापी बहस की कन्हैया लाल साहू जैसा एक निरीह और एक सच्चा आदमी भेंट चढ़ गया। तो पूरा हमने दिखाया है। अमित जी, जैसे आप बता रहे हैं कि कन्हैया लाल का हुआ और वो एक लाइव मर्डर था, उसका वीडियो भी बनाया गया, उनकी शॉप में जाके उनको धोखे से मारा गया। आप
आपको ऐसा लगता है कि आपने मूवी जब बनाई, पूरा एपिसोड जिया, तो आपको क्या लगा कि कितना दर्दनाक और कितना रियलिस्टिक कहानी है ये? देखिए, लोगों ने कहा कि ये टेलर का मर्डर हुआ। जी। पूरे देश ने कहा टेलर का मर्डर हुआ। मैंने कहा, अकेले मैंने कहा कि ये टेलर का मर्डर नहीं है, ये मर्डर का ट्रेलर है। कि देखो हम ऐसे मारते हैं, ऐसे मारेंगे, वीडियो बना के मारेंगे, और जिसमें दम हो रोक के दिखाए। हम जिसकी चाहें उसकी गर्दन काट सकते हैं, नारे तकबीर अल्लाह अकबर कह के, जिसका चाहे सर कलम कर सकते हैं। तो मैंने उस क्रूएल्टी को, जो कहते हैं कि भाईचारा हम निभाते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम अमन परस्त हैं, हम शांति दूत हैं, हमें नफरत से दूर रखो, हमें हत्यारों में आतंकवादियों मत गिनो, हमारी पहचान अब्दुल कलाम से है। उन लोगों की असलियत जो है मैंने फिल्म के जरिए दिखाई है कि कन्हैयालाल साहू बहुत सेकुलर व्यक्ति था, भाईचारे में यकीन रखता था, आसपास के जो उसके मुसलमान साथी थे, दोस्त थे, उनको वो मदद करता था पैसे से और तमाम तरह से, और उसी की गर्दन कटी। परवीन तोगड़िया की गर्दन नहीं काट सकता है कोई जी, न साध्वी दीदी तमरा की गर्दन काट सकता है, क्योंकि वो फंसेंगे ही नहीं ऐसे मकर जाल में। जो फंसेगा वो मरेगा। गब्बर सिंह ये कह के गया, जो डर गया वो मर गया। ऐसे हम कह रहे हैं कि जो इस मकर जाल में फंस गया भाईचारे वाले, उसे तो मरना ही मरना है। कन्हैयालाल साहू उसका एग्जाम्पल है। आगे कोई कन्हैयालाल साहू ना बने, आगे किसी गर्दन ना कटे, आगे कोई सरतन से जुदा ना हो, उसके लिए हमने मूवी बनाई है। अमित भाई, आपको ये नहीं लगता कि जैसे आप ये आज धर्म की बात होने लगी है, हिंदू मुसलमान होता है, रहते तो हम सारे साथ ही हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि इन टाइप की मूवीज़ जैसे कश्मीर फाइल्स भी बनी हैं, तो वो असलियत जैसे आप बता रहे हैं वो रियल हुआ है, कोई आप कहानी तो बना नहीं रहे, इट इज़ अ रियल टाइप स्टोरी, पर आपको लगता नहीं है कि ये समाज का एक ताना बाना बिगाड़ सकती हैं ऐसी मूवीज? सर, धर्म की बात पहले भी हो रही थी, जातिवाद पहले भी हो रहा था। पहले फिल्मों में ठाकुर साहब के लड़के किसी भी लड़की को उठा के उसका रेप कर देते थे जी, जंगल में ले जाके, और ठाकुर साहब के दरवाजे पे जब कोई जाता था कि आपके बेटों ने रेप किया, तो कहते थे कि इन्हें मारो, कोल्हू में पेल दो, इनके शरीर पे 50 कोड़े लगाओ। तो ठाकुरों को इतना बर्बर दिखाया गया पहले फिल्मों में, पंडितों को, पुजारियों को रेपिस्ट दिखाया गया। कई फिल्में आपने देखी होंगी, एक साहूकार है, उससे कोई औरत जो है पैसा मांगने गई मंगलसूत्र लेके कि सेठ जी मेरा ये मंगलसूत्र गिरवी रख लो, मेरा पति बीमार है। तो कहता था कि आजा अंदर, शाम को आजा, 200 रुपए क्या तू 500 रुपए ले जा, लेकिन शाम को आजा। तो पहले भी ठाकुरों की, बनियों की, ब्राह्मणों की, हिंदुओं की छवि तोड़ मरोड़ के ही पेश की गई है, जमींदारों की छवि खराब करके दिखाई जा रही थी। और उसी गांव में एक रहीम काका होते थे जो बहुत दयालु होते थे, बहुत दीन दुखियारों के हिमायती फकीर होते थे, वो बहुत अच्छे होते थे। 786 का बिल्ला अमिताभ बच्चन की गोली रोक लेता था, और भगवान के दरवाजे पे वो जाके बोलता है कि तुमने किया क्या है मेरे तूने मेरा किया क्या। तो ये सब पहले भी गाली दे रहा था, ये सब पहले भी चल रहा था, क्योंकि पहले फिल्मों में अंडरवर्ल्ड का पैसा लग रहा था जी। अंडरवर्ल्ड का पैसा, मुंबई बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम तो खुलेआम कहते हैं कि जब जिसका पैसा जिसका खाते थे उसका बजाते थे। हाँ भाई, जो वो थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कराना चाहते वो जो चाहते थे वो सब चल रहा था सर। लेकिन आप जैसे अब आप एक नए दौर की शुरुआत कर रहे हैं, मुझे जब याद आ रहा है, मैंने पहले भी कुछ इंटरव्यूज ऐसे करे हैं, 30-40 साल तो मतलब हमारा ब्रेन की मैपिंग, जैसे मैं 80s का बॉर्न हूँ, तो हम लोगों को तो जो दिखाया गया, मतलब आप जो कह रहे थे कि मूवीज एक दर्पण है, एक दर्पण है। और सर क्या होता है कि जैसे आज एंटरटेनमेंट के बच्चों के पास बहुत साधन है, जब मैं अपने बच्चों को देख रहा हूँ विज़ 10-12 साल के जब हम थे, तो वी वर नॉट सच अवेयर पीपल, हम लोग इतने अवेयर बच्चे नहीं थे। आज बच्चों को मिसगाइड करना बहुत मुश्किल है, जबकि हम लोग मिसगाइड बहुत इजीली हो रहे थे सिर्फ मूवीज से। जो आप ये बात कह रहे हैं, पिछले 6 महीने से मैं लोगों से बोल रहा हूँ ये बात कि हमारे दिमाग में कई ऐसी चीज़ें कि जो भगवा वस्त्र वाले ब्राह्मण थे, वो किसी के घर आते हैं, उनको चुरा के ले जाते हैं, हाँ। उनकी वाइफ को उठा के ले जाते हैं, हाँ। आंख में वो कुछ डाल के उनका घर लूट लिया जाता है। ज्यादातर मूवीज में ऐसा दिखाया गया। और ऐसे ऐसे गाने बने, राम राम जपना पराया माला। बताइए, कोई ये तो गाना नहीं बना ना, अल्लाह अल्लाह कहना और पॉकेट में बम रखना, ऐसा तो गाना नहीं बना ना।
खुदा खुदा जपना और जो है मुंबई में धमाके करना, ऐसा तो नहीं बना। और देखो जोधा अकबर बनाई तो उसमें अकबर को कितना महान बनाया, अकबर कैसा था और कैसा दिखाया ऋतिक रोशन। लेकिन अभी क्या खूबसूरत अकबर। अभी हमने शंभाजी महाराज पे ये मूवी आई है छावा, हाँ सर वो देख के ना मतलब रोंगटे खड़े हो गए। इसका विरोध कर रहे हैं वो लोग, वो जो इतिहास है जो सच है उसका विरोध कर रहे हैं। संभाजी महाराज पे मूवी बनेगी, छत्रपति शिवाजी महाराज मूवी बनेगी, महाराणा प्रताप पे मूवी बनेगी, कश्मीर के ब्रूटल मर्डर और वो जो वहां पे जेनोसाइड हुआ, कत्ले आम हुआ, 7 लाख कश्मीरी पंडित काट के भगा दिए, उनकी बेटियों के साथ रेप किया, उसे दिखाएंगे तो कहेंगे प्रोपेगेंडा है। केरला में जब लड़कियों को ले गए वहां लव जिहाद में फंसा के, सीरिया में उनके साथ जो है वो जानवरों जैसा बर्ताव किया, उसको दिखाएगा कोई तो कहेंगे प्रोपेगेंडा है। कन्हैयालाल साहू की फिल्म हम बना रहे हैं तो 50,000 कमेंट हमारे इंस्टाग्राम पे उन लोगों के हैं जो कहते हैं तो प्रोपेगेंडा है। ये तो अरे प्रोपेगेंडा तब होता कन्हैयालाल साहू की गर्दन काटी होती किसी रामलाल ने और हम दिखा रहे होते कि ये काटी है किसी मुसलमान ने जी। अरे मरने वाला साहू है, हम साहू बता रहे हैं, मारने वाला मोहम्मद की उम्मत से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद साहब का मानने वाला, 5 समय का नमाजी, हज पे जाने वाला, रोजे रखने वाला व्यक्ति तो कन्हैयालाल गर्दन काटने गया था। तो अगर हम बता रहे हैं तो दिक्कत क्या है? कल को अगर वो मरेंगे तो क्या याकूब मेमन की तरह आप उनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ोगे, आप उनका दफीना नहीं करोगे, आप उनके दुआ नहीं करोगे जन्नत में जाने के लिए? तो जब हत्यारे आप ही के हैं, आप ही के परिवार से हैं, आप ही की कौम से हैं, आप ही के समाज से हैं, आप ही के रसूल अल्लाह को मानने वाले हैं, कुरान करीम का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं, तो हमने बता दिया मुसलमान है तो क्या दिक्कत है? लेकिन उसका विरोध करेंगे। ये नहीं चाहते कि इनकी सच्चाई लोगों के सामने आए। अभी आने लगी है क्योंकि देश में अब प्रधानमंत्री बैठे हैं मोदी जी। मोदी जी जब राजा मजबूत होता है तो चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो फिल्म मेकर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, कोई डरता ही नहीं है। राजा अगर कमजोर होगा, राजा अगर कश्मीर से अलीशा गिलानी, मीर वाइज उमर फारूक और यासीन मलिक को बुला के प्रधानमंत्री आवास में दावत दे रहा होगा तो इस देश में कोई फिल्म नहीं बनाएगा देश और धर्म की। लेकिन राजा अगर मजबूत है, राजा अगर हिंदू राष्ट्रवादी है तो हर आदमी हिम्मत कर रहा है। और हम तो ऐसे प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं जहां डर की कोई बात ही नहीं है। डर खत्म हो जाता है उत्तर प्रदेश का नाम सुनते ही, क्योंकि यहाँ वो कहते हैं ना कि कड़वा तो था नीम पे और जा चढ़ा। हमारा राजा तो ऐसा है ही देश का कि वो टच भी नहीं करने देगा कश्मीर फाइल बनाने वालों को, केरला स्टोरी बनाने वालों को, टेलर मेड स्टोरी बनाने वाले को। हमारे प्रदेश का जो राजा है वो और कड़वा काढ़ा लेके बैठा है। यहां तो कोई मतलब ही नहीं है कोई टच कर दे। मैं अमित जी जैसे इसी को मैं कनेक्शन जोड़ रहा था, जैसे पिछले 30-40 साल जो आप और मैं बात कर रहे हैं कि एक सोची समझी साजिश के तहत धीरे धीरे माइंडसेट को चेंज किया गया पब्लिक के, और वो किताबों में भी हुआ, हिस्ट्री बुक्स में भी हमें गलत चीज़ें पढ़ाई गई। अब वो धीरे धीरे रिपेयर हो रही हैं सारी चीज़ें। तो आपको क्या लगता है कि इसमें पॉलिटिकल मंशा कितनी होती है? पॉलिटिकल मंशा तो होती है, बिना राजनीतिक तो कुछ हो नहीं सकता। हम यहाँ बैठे हैं, ये जो लाइट जल रही है, ये जो एसी चल रहा है, इसके पीछे भी राजनीति है जी। वरना सरकार अभी चाहे बिजली काट के चली जाए और हम यहाँ खड़े रह जाएंगे। हर चीज के पीछे पॉलिटिकल मंशा होती है। मैं बता रहा हूँ पॉलिटिकल मंशा थी कि आप दिखाइए अकबर महान है, गजनी, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, नादिर शाह, तैमूर लंग जैसे लोगों की आप जो है इतिहास में जगह स्थान दीजिए। कभी सोमनाथ का मंदिर कितनी बार तोड़ा गया, किसने तोड़ा, ये इतिहास में ना पढ़ाया गया ना। इस पे कोई फिल्म बनी क्या? सोमनाथ पे कोई फिल्म बनी क्या? काशी विश्वनाथ पे ज्ञानवापी फाइल हम बना रहे, क्या कोई मूवी बनी क्या? अयोध्या पे कोई मूवी बनी क्या? जितने हमारे मंदिर तोड़े गए हैं, जितनी बार उन पर अटैक हुए हैं, उन पर कोई फिल्म बनी? आज से पहले ये घटनाएं जो बनी हुई हैं उन पर फिल्म क्यों नहीं बनी? क्योंकि सरकार की मंशा, पॉलिटिकल दबाव था, सेंसर बोर्ड उनके पास है, वो कैंची चला देते, उसे रिलीज नहीं होने देते। और अगर रिलीज हो भी जाती तो प्रोड्यूसर का घर जला दिया जाता, जो वहां हुआ था महाराष्ट्र शासन में उन साधुओं के साथ में, पालघर में, कोई प्रोड्यूसर के साथ मॉब लिंचिंग हो जाती और सरकार चुप रहती। और मॉब पे कोई दफा दारा तो लगती भी है तो क्या, जब वो मॉब उनका है। अखिलेश यादव जी की सरकार में लखनऊ में जिहादियों की भीड़ ने भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया, कोई जेल नहीं गया। क्यों जाते? क्योंकि सब वही थे ला इलाहा इल्लल्लाह वाले। और अखिलेश यादव की सेकुलर सरकार अगर ला इलाहा इल्लल्लाह वालों को जेल भेज देगी तो धर्म भ्रष्ट नहीं हो जाएगा अखिलेश यादव का? तो ऐसे ही अगर कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर ऐसी फिल्में बनाता तो उसको मार दिया जाता। अमित भाई, आपको रियल लाइफ स्टोरीज बनाने का मतलब एक कैसे दिमाग में आया कि आप देखिए हर तरह की मूवीज़ बन रही हैं
और पीछे मैं देख रहा हूँ पिछले 4-5 साल से बॉलीवुड कोई ब्लॉकबस्टर तो दे ही नहीं पा रहा, थिएटर्स खाली पड़े हैं। और जबकि हम कश्मीर फाइल्स जैसी, केरला स्टोरी जैसी ऐसी मूवीज़ देख रहे हैं जो लोगों को रियलिस्टिक लगती हैं कि हाँ भाई ये ट्रू स्टोरीज़ है, उन पे चाहे वो OTT पे आए या चाहे वो थिएटर में जाए, काफ़ी, जैसे अभी हम छावा की बात कर रहे थे, छावा भी लोगों ने कोई ऐसा एडवर्टिजमेंट नहीं दिखी हमें कि प्रमोशंस बहुत ज़्यादा हुए, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ से लोग, क्योंकि जैसे कहते हैं कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, मिठाई किसी की अच्छी है, तो दूर की बुलंदशहर के गांव में भी कोई खाने चला जाता है। तो आपको कैसे ऐसा लगा कि मुझे रियल ऐसी इतनी कहानियां हैं भारत में जिनको आप दिखाना चाहते हैं? देखो, रियल लाइफ की जो मूवीज हैं ब्लॉकबस्टर इसलिए नहीं हो पाती हैं क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी अब जब कश्मीर फाइल ने 550 करोड़ से ज्यादा का व्यापार किया, केरला स्टोरी भी 500 करोड़ क्रॉस हो गई, छावा भी बहुत अच्छा स्कोर लेके गई बॉक्स ऑफिस पे, इसका कारण यह है कि प्रचार इन्हें भले ही ना मिल रहा हो, लेकिन जो पब्लिक है वो खुद अब PR कंपनी बन गई है। एक आम आदमी चिल्ला चिल्ला के 1 लाख लोगों से कहता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सब के अपने प्लेटफॉर्म्स हैं। हर आदमी आजकल जो है वो अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकता है सोशल मीडिया पे। तो लोगों ने कश्मीर फाइल को कश्मीर फाइल बनाया, वरना तो बॉलीवुड विवेक अग्निहोत्री को स्क्रीन भी नहीं दे रहे थे, वो रो रहे थे कि सर मुझे स्क्रीन नहीं मिल रही है। बहुत मुश्किल से 350 स्क्रीन मिली। जहां जवान और पठान को 10,000 स्क्रीन मिलती है, वहां 350 स्क्रीन मिली। लेकिन जब 350 पूरे देश में मिली और लोगों ने कहा हम देखेंगे, हाउसफुल जाने लगा, तो 350 से 400, 400 से 800, 800 से 2000, 2000 से 4000 होती चली गई। तो जनता ने दबाव बनाया बॉलीवुड पे कि बॉलीवुड जो देखना चाहता है वो बनाइए, वरना सलमान खान की ट्यूबलाइट फेल हो गई। सिकंदर आई सलमान खान की, देखो अभी क्या हुआ, रिव्यू देख लो उसका, क्या तो 2 स्टार मिला है उसको, है ना। तो लोग अब खुद जो है प्रमोटर हो गए हैं। तो हम जैसे चुनाव लड़ने वाला नेता तब तक ही लड़ पाता जब तो जनता चाहेगी इसको जिताना है। जनता मना कर देगी तो नहीं लड़ पाएगा। ऐसी फिल्म मेकर कंटेंट वही दिखाएंगे जो लोग देखना चाहते हैं। मुझे लगता है 80-20 का जो झगड़ा है उसमें 80% एक तरफ ऐसे कंटेंट को पसंद करता है। वो चाहता है हमारा इतिहास, चाहे वो रक्त रंजित इतिहास हो, चाहे वो मार्मिक इतिहास हो, चाहे वो हमारा शौर्य का इतिहास हो। छावा जैसा महाराजा सूरजमल को देखना चाहते हैं लोग, महाराजा सूरजमल को देखना चाहते हैं, महाराजा महाराणा प्रताप को देखना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब ये सब दिखना चाहिए। अब तक बहुत हमने चलचित्र देखे, अब चलचित्र नहीं, अब सच्चाई दिखनी चाहिए। आज आप अपना नाम एस्टेब्लिश कर रहे हैं बॉलीवुड में इतने बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, इतने बड़े धर्मा प्रोडक्शन, इतने बड़े बड़े नाम हैं जो 50 साल से जिनका दबदबा कायम है। वहाँ पर आज एक्टर के लिए ही बड़ा मुश्किल है एंट्री करना। आप एज ए प्रोड्यूसर कितने चैलेंजेस फेस कर? देखो, मैं तो एज ए प्रोड्यूसर तमाम लोगों से लड़के, मठाधीशों से, मगरमच्छों से लड़के अपनी फिल्म को यहाँ तक लाया कि आज वो रिलीज होने की कगार पे आके खड़ी हो गई। 2 साल लगे मुझे। लोगों ने मुझे डिमोटिवेट किया, हतोत्साहित करने का काम किया। लोगों ने मेरी क्रूज जो थे उनको तोड़ना फोड़ना शुरू किया, भड़काना शुरू किया, कुछ काम खराब कराए। कोई नहीं चाहता कि जो बैल हैं उनके झुंड में कोई सांड घुस जाए। तो कोई नहीं चाहता कि उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति मुंबई में जाके और वो स्थापित हो जाए। तो बहुत मुश्किल से सब ये लोग कहते रहे नहीं बनेगी नहीं बनेगी नहीं बनेगी, डिमोटिवेट करते रहे, अरे पूरी हो जाएगी तो रिलीज नहीं होगी। लेकिन आज अमित जानी को अंबानी परिवार का साथ मिला है जी। और अमित जानी की जो मूवी है, इस देश की जो मूवी है, कन्हैयालाल साहू की जो मूवी है, ज्ञानवापी की जो मूवी है, उसको अमित जानी रिलीज नहीं कर रहा है, उसको रिलीज कर रहा है रिलायंस एंटरटेनमेंट। और आज ही जब मैं यहाँ बैठा हूं, अभी आधा घंटा पहले रिलायंस ने अपनी ऑफिशियल साइट्स पे मेरा पोस्टर जारी किया है। ऑफिशियल 27 मार्च की डेट रिलायंस ने ही, 27 जून की डेट रिलायंस ने ही जारी की है। तो आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए, और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। धन्यवाद। तो इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर, देश दुनिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर सर, वो मेरा रिलीजिंग पार्टनर बना है, रिलायंस एंटरटेनमेंट स्टूडियो। तो आप संघर्ष करते रहिए। एलन पीज ने कहा है कि अगर आपने 1000 बार प्रयास किया, उसके बाद भी अगर आप सफल नहीं हो पाए तो प्रयास में ही कोई कमी रही होगी। तो मैं लड़ता रहा इन मठाधीशों से। हालांकि धर्मा यशराज तो कभी किसी टांग खिंचाई नहीं करते जी। तो बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं। लेकिन यह है कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बन रही है जी, योगी आदित्यनाथ जी बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि जैसे धर्मा है, जैसे यशराज है, ऐसे उत्तर प्रदेश में कम से कम उत्तर प्रदेश का ही प्रोडक्शन हाउस उस स्थिति में रहे। तो आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए। और मैं
चाहूंगा कि हमारे दर्शक भी, जब 27 जून को अमित जी की मूवी आ रही है, अगर आपको ऐसा लगे कि अच्छी लगी है तो ज़रूर बाकी लोगों को भी वर्ड ऑफ माउथ से पहुंचाइएगा। हाँ। और सब जाके ज़रूर देखिएगा। और मैं आपको अभी से बेस्ट विशेस देता हूं। तो मुझे जितना पता चला है मूवी के बारे में, आपकी मूवी भी 500 करोड़ का धंधा करने वाली है। धन्यवाद धन्यवाद। ऐसा प्रेडिक्शन है जी। रिलायंस कहता है कि 500 करोड़ जाएगी जी। हमें भी लगता है 500 करोड़ जाएगी, जाए। चूंकि इसलिए चूंकि जो भी पैसा आएगा, देखिए मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, कश्मीर फाइल का पैसा कश्मीरी पंडितों को नहीं गया, केरला स्टोरी का रेवेन्यू केरला के पीड़ितों को नहीं गया, माउंटेन मैन का पैसा दशरथ माझी की पीढ़ी को नहीं गया, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह का पैसा भगत सिंह के परिवार को नहीं गया। इस देश में चंद्रशेखर आजाद की मां ने लोगों के बर्तन मांजे हैं जी, पेट पालने के लिए। लेकिन मेरा जो पैसा है ये सारा का सारा, जो भी मुझे रेवेन्यू आएगा 500 करोड़ 700 करोड़, इसमें 25% तो कन्हैयालाल के परिवार को जाएगा। तो अगर कोई चाहता है कि 150 करोड़ का चेक जाए कन्हैयालाल के परिवार को, तो 600 करोड़ का बिजनेस कराए। और जो बाकी बचेगा उसमें रिलायंस भी रखेगा, उसमें पीवीआर को भी जाएगा, इनोक को भी जाएगा, एडलैब्स को भी जाएगा, यूएफओ मिला सबको जाएगा। और जो और बचेगा वो पैसा भी सारा का सारा मैं धर्म के काम में लगाने वाला हूं। 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों को मैं 2-2 3-3 करोड़ रुपए दे दूंगा। खाटू श्याम जी को जाके दे दूंगा पैसे, माँ वैष्णो देवी के खाते में डाल दूंगा 4-5 करोड़ रुपया। डॉग्स के लिए शेल्टर हाउस बनाऊंगा, एक बहुत बड़ा मंदिर बनाऊंगा 50 करोड़ रुपए लगा के। आप जो बात कह रहे हैं ना, फिर आपको हम पकड़ लेंगे। मैं मेरे अमित जानी का मतलब है जो कहा वो किया। अमित जानी ने कहा कि अमित जानी कोविड में किसी को 10,000 रुपए नहीं देने देगा एम्बुलेंस के नाम पे 2 किलोमीटर के। अमित जानी ने 10 एम्बुलेंस अपने पैसे से 4 करोड़ रुपए खर्च करके लगा दी, तो मेरठ में चली वो। अमित जानी ने कहा कि इलाज का खर्चा अमित जानी करेगा, तो अमित जानी ने इलाज का पैसा अपनी जेब से खर्च किया। अमित जानी ने कहा कि महिलाओं की डिलीवरी फ्री होगी, तो मेरे जिले में महिलाओं की डिलीवरी फ्री कराने का काम किया मैंने। अपने 150 गांव में सिजेरियन नॉन सिजेरियन 40 से 50,000 रुपए जो डिलीवरी चार्ज थे अमित जानी जेब से जाते थे। स्कूल की फीस फ्री कराने की बात की तो स्कूल की फीस अमित जानी ने फ्री कराई, किताब फ्री कराई, लोगों को पढ़ने कोर्स दिए, कोचिंग लाइब्रेरी गांव में बनवाने का काम किया, वाईफाई से कनेक्ट करने का काम किया। अमित जानी ने जो कहा है वो किया है। अमित जानी धार्मिक व्यक्ति है। सुबह उठकर नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम से दिन की शुरुआत करता है, और शाम को वेदों की ऋचा पढ़ के गणानांता गणपति गुण गवा में सैन का काम करता है। तो जो मैंने कहा वो सच है, हम झूठे थोड़ी हैं। दिन में 100 बार अल्लाह की कसम खाएंगे और फिर झूठ ओढ़ के सो जाएंगे, झूठ खाएंगे, झूठ पिएंगे, झूठ ओढ़ेंगे, झूठ। हम सच्चे व्यक्ति हैं। हमारे मुंह से जो निकलता है माँ सरस्वती की कृपा से निकलता है। हमने जो कहा है वो किया। धर्म में तो मेरा इतना विश्वास है। देखो मैंने अभी गाने लिखे, तो गाने इस मूवी में मेरे लिखे हुए 4 गाने मैंने लिखे। एक फिल्म के डायरेक्टर हैं भारत जी, उन्होंने लिखा। ठीक है। तो चारों गानों का मैंने अपनी कंपनी से जो चार्ज लिया वो 4 लाख रुपए लिया। 4 लाख में 1 लाख और मिला के 5 लाख रुपए में मुकाम मुक्ति धाम, जाऊं सलमान खान को माफी मांगने के लिए बुला रहा लॉरेंस बिश्नोई, वहां में 5 लाख रुपए दे के आ रहा हूं 25 अप्रैल को। तो मेरी फीस भी मैं अपने पास नहीं रखता। एक बच्चा दौड़ रहा था यहाँ पे, बहुत तेज दौड़ा, प्रदीप, उत्तराखंड का बच्चा था। विनोद कापड़ी साहब ने जो है उसको वीडियो बना लिया, मैं उसको भी 1 लाख रुपए दे के आया। मैंने अपने जीवन में 10 करोड़ से ज्यादा चैरिटी में दान करने का काम किया। मुझे आता है तो मैं दान कर देता हूं। ये पैसा भी आएगा तो मुझे अनाथ आश्रम बनाना है, वृद्धाश्रम बनाना है, डॉग शेल्टर बनाना है। इस पैसे से मुझे जितने भी मंदिर हैं जिन पे पुताई नहीं हुई उत्तर प्रदेश में या देश में, उनके पेंटिंग पुताई करा के जीर्णोद्धार कराना है। जो कुएं मर गए हैं उन कुएं को, बाड़ियों को खुदवाना है। उदयपुर राजस्थान में और चित्तौड़गढ़ में और पूरे राजस्थान में जो ऐतिहासिक स्थल है जहां पे घासें उगाई हैं, कोई देख नहीं रहा, सरकारों का ध्यान नहीं है, उनकी साफ सफाई के लिए करोड़ों रुपए का मैं फंड देने वाला हूं। तो मेरा बड़ा विजन है। जैसे आप अभी बजट की बात कर रहे थे कि 20 करोड़ 25 करोड़ का बजट है। हाँ। और 500,000 करोड़ की बड़ी ब्लॉकबस्टर जिनको मूवीज कहते हैं, बड़े स्टार कास्ट के साथ। हाँ। मैं अभी 2-3 दिन पहले एक सुभाष घई जी का इंटरव्यू सुन रहा था। हाँ। बहुत फेमस डायरेक्टर रहे हैं। हाँ, बहुत बड़े लाजवाब मूवीज दी हैं उन्होंने। हाँ। तो उन्होंने ये बोला, कहते आज फिल्म इंडस्ट्री की ये हालत है कि पहले हम मूवी बनाते थे कंट्रोल्ड बजट में। कहते मैंने 34 मूवी बनाई, एक भी मूवी मुझे एंड में ये नहीं लगा कि आई हैव गॉन आउट ऑफ द बजट। कहते आज क्या है कि स्टार्स को इतना हाइप कर दिया है, स्टार्स ने अपने पैसे डालने शुरू कर दिए मूवीज में, तो उनको परसेंटेज पे ले आए, तो वो एंड में डायरेक्टर प्रोड्यूसर को बचता नहीं है, वो इतना बड़ा बजट बन जाता है। तो वो कहते थे मैं सबको यही कहूँगा कि जो भी नेक्स्ट इस लाइन में आना चाहे, बजट शुड बी इन कंट्रोल। आपकी स्टोरी में दम होना चाहिए, आपकी स्टार कास्ट में दम होना चाहिए,
तो आप तभी ये फिल्म मेकिंग का धंधा चल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, सुभाष घई जी की बात से सहमत इसलिए हूं क्योंकि अगर बहुत बड़ी स्टार कास्ट आपने ले ली है और स्टोरी में आपके दम नहीं है, ओवर बजट आपकी फिल्म हो गई है, तो भी नहीं चलेगी। कंगना रनौत कितनी बड़ी स्टार है, इमरजेंसी फ्लॉप हो गई, उससे पहले धाकड़ फ्लॉप हो गई, उससे पहले तेजस फ्लॉप हो गई जी। सलमान खान की ट्यूबलाइट फूट गई, फ्यूज हो गई, जबकि सलमान खान कितने बड़े स्टार है। कंटेंट में अगर दम है तो लापता लेडी भी ऑस्कर जा सकती है, 3 करोड़ की मूवी। सर क्या मूवी थी, मतलब देख के ऐसा लगा कि वुमेन एम्पावरमेंट पे हम लोग बात करते हैं, ये अगर ये मूवी देख ले, जो वो स्टेशन पे बैठी हुई वो लेडी जो चाय बना रही थी, जो वो रोल मॉडल वुमेन एम्पावरमेंट की बन सकती हैं, बिल्कुल, वो शायद कितनी हम बातें करें। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कंटेंट में दम है, कंटेंट में दम है, स्टोरी में दम है, दर्शकों को बांध के रखिए आप। बजट हमेशा ओवर तब होता है जब आपको गलत टीम मिल जाती है, और जब आपको ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि मैं तो 500 करोड़ भी लगाऊंगा तो 800 कमा लूंगा, 400 लगाऊंगा तो 500 कमा लूंगा, जबकि ऐसा हर बार नहीं होता। और कॉन्फिडेंस में बड़े बड़े पहाड़ गिर गए। कन्हैया लाल पे जो आप मूवी बना रहे हैं वो आपकी 27 जून में आ रही है। उसके बाद आपकी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक, जो आज पूरी इंडिया का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, और एक नाम है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई मुझे लगता है कि हमेशा ट्रेंडिंग रहने वाला, हर तरह के व्यूज़ आते हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज के सलमान खान से भी एसोसिएटेड है चीज़ें। आप क्या मानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई पे जो आपकी मूवी आ रही है काला हिरन बनाने का आइडिया, और आपको कैसे ऐसे लग रहा है कि आप कितना उसको जस्टिफाई कर पाएंगे, उस केस को कितना स्टडी कर पाए? जस्टिफाई तो इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो कागज पे लिखा है कोर्ट के अंदर, चाहे वो बयान हो, चाहे वो एविडेंस हो, चाहे वो वादी के बयान हो, गवाह के बयान हो, मुलजिम के बयान हो, सरकम ट्रांसिस में उनके वकीलों ने क्या कहा और इधर के वकीलों ने क्या कहा, जोधपुर वालों ने, वो सब ऑन द पेपर है। उसमें कुछ फिक्शन नहीं हो सकता, कुछ मिलावट नहीं हो सकती जी। वो 24 कैरेट है। तो इसलिए ट्रांसपेरेंसी तो इसलिए रहेगी क्योंकि कोर्ट के पास कागज से इधर उधर करने की औकात ना मिर्जानी की, ना यशराज की, ना धर्मा की। कोर्ट का पेपर कोर्ट का पेपर है। आइडिया मुझे आया फिक्शन मूवीज देख के, कोर्ट रूम ड्रामाज, जॉनी एलएलबी बहुत ही, ऐतराज, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, दामिनी, जब भी कोर्ट रूम ड्रामा पब्लिक के सामने आएगा वो सुपरहिट जाएगा। कोई कोर्ट की मूवी आप मुझे फ्लॉप नहीं दिखा सकते। कोर्ट की बहस को आदमी सुनना चाहता है, देखना चाहता है सिनेमैटिक रूप से, क्योंकि कोर्ट में कैमरा अलाउ नहीं है जी। ना मीडिया का कैमरा अलाउ है, ना किसी और का कैमरा अलाउ है। कोर्ट के विजन को, कोर्ट की बहस को सिर्फ सिनेमा दिखा सकता है, इसलिए लोग देखना चाहते हैं। हमने कहा जब फिक्शन बन सकता है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता है, ऐतराज, दामिनी, जॉनी एलएलबी, तो जो रियल है वो क्यों नहीं बन सकता? तो हमने कहा रियल जो घटना है काकानी की, जिसमें काला हिरन का शिकार किया गया, मुकदमा दर्ज हुआ मथनिया थाने में, घोड़ा फार्म वाला मुकदमा, दोनों मुकदमों के ट्रायल चले, सलमान खान को सजा हुई, फिर एक सजा सस्पेंड के लिए सेशन कोर्ट में रिट दायर हुई, फिर वहां से भी सस्पेंड हो गई रिट, तो फिर जो है जेल जाना पड़ा, 3 बार जेल जाना पड़ा सलमान खान को। तो जेल के अंदर की जिंदगी सलमान खान की क्या थी, मुकदमे में उनके वकील क्या कहते थे, इधर से हस्तीमल सारस्वत क्या कहते थे, महिपाल जी क्या कहते थे, बिश्नोई समाज की क्या लेगेसी है, कि उनका कहना है, उनके प्रोस्पेक्टिव से फिल्म बन रही है कि देखिए जब हम गवाह थे, हम वादी थे, तो हमें बहुत ऑफर मिले कि आप 10 करोड़ रुपए ले लो, गवाही से मुकर जाओ, आप 20 करोड़ रुपए ले लो, और तब के 10-20 करोड़ आज के 200 करोड़ के बराबर है। 96 की बात है ये। और उनके घर में खाने को दाने नहीं, वो बेचारे परेशान, वो आर्थिक स्थिति से, खराब आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, लेकिन तभी भी उन्होंने अपना ईमान नहीं बेचा। तो इस मूवी के जरिए हम ये भी दिखाएंगे कि बॉलीवुड की औकात नहीं है, कैरेक्टर कितना स्ट्रांग है। हाँ, बॉलीवुड की औकात नहीं है कि वो राजस्थान की मिट्टी को खरीद सके, वो मारवाड़ियों को खरीद सके, वो बिश्नोइयों को खरीद सके, वो मेवाड़ियों को खरीद सके, वो राजस्थान की खुददारी और हल्दी घाटी की मिट्टी के सामने बोना है बॉलीवुड, अरबों खरबों का कारोबार करने के बाद भी। सलमान खान जैसा सुपरस्टार जो सब कुछ खरीद सकता है चुटकी में, वो बिश्नोइयों के 2 गवाह नहीं खरीद पाया। ये भी दिखाएंगे हम लेगेसी के तौर पर। जबकि अगर देखा जाए तो बड़े केसेस में तो यही देखा जाता है कि बाद में विटनेस से हॉस्टाइल हो जाता है, हॉस्टाइल हो जाते हैं, बहुत बड़े केसेस बयान से मुकर जाते हैं, केस वापस ले लेते हैं, कहते हैं हिरन ही तो था, मर गया। अरे आदमी अपनी गाय की कीमत ले लेता है, भैंस की कीमत ले लेता है, ऊंट की कीमत ले लेता है, घर तोड़ दो तो उसका मुआवजा ले लेता है। एंड में तो यही कहते हैं कि भाई कंपनसेशन ही तो है, कंपनसेशन ही तो है।
अब जैसे हमारे यहाँ पर शहर में कोई लेबर के 2 बच्चों का किसी लेडी ने ड्रिंक करके अपनी गाड़ी से उड़ा दिया, हाँ, तो वो मेरे ख्याल से 20 या 25 घंटे लगे होंगे। तो उसके हस्बैंड किसी को बोले कि भाई मुझे इतना अमाउंट लगा, मैंने तो कहा आज ही निपटाना है इसका। हाँ, सब निपट जाता है, सब निपट जाता है। तो गरीब के बच्चे की तो जान की कोई कीमत नहीं है, तो कोई कीमत नहीं है। हिरन की क्या, तो हिरन की क्या कीमत थी, लेकिन हिरन की कीमत क्या है ये सलमान खान को आज भी पता है। काकानी कहाँ है ये सलमान खान को आज भी पता है। जोधपुर किस शहर का नाम है ये सलमान खान को आज भी पता है। और बिश्नोई किसे कहते हैं ये सलमान खान को आज पता है। वो हिरन का शिकार करने गया था और शेरों के झुंड में फंस गया। बिश्नोई इस देश के अंदर शेर है, और उन्हीं का एक शेर जेल में है अभी। हाँ, उन्हीं का एक बच्चा शेर, शेर ही कहते हो तो अपने बच्चे को, वो जेल में। लॉरेंस बिश्नोई को आपको नहीं लगता कि लॉरेंस को इस मूवी में जैसे आप दिखा रहे हैं, केस दिखा रहे हैं, हाँ, तो बॉलीवुड में पहले भी ऐसी क्राइम पे रियल स्टोरीज बनती रही हैं, बनी है, सबका महिमा मंडन हुआ है। दाल वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, हाजी मस्तान को ग्लोरीफाई किया जी। रंगबाज बनाई शिव प्रकाश शुक्ला पे, रंगबाज 2 बनाई अनंगपाल सिंह पे, रंगबाज 3 बनाई सिवान के साबुद्दीन पे, डी कंपनी बनी है दाऊद इब्राहिम को ग्लोरीफाई करते हुए। कितनी फिल्में बनी है, कितनी फिल्में बनी है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुनते ही मुंबई में मरघट जैसा सन्नाटा आ जाता है एकदम, जैसे उनकी मां मर गई बॉलीवुड वालों की। भाई लॉरेंस बिश्नोई अछूता क्यों है? लॉरेंस बिश्नोई ने किसी कैमरे की यूनिट को पे हमला किया है क्या? किसी डीओपी को मार दिया क्या? किसी कॉस्ट्यूम डायरेक्टर को मार दिया क्या? किसी राइटर को मौत के घाट उतार दिया क्या? लॉरेंस बिश्नोई ने सेट जला दिया क्या कि मूवी नहीं बनेगी? लॉरेंस बिश्नोई का बॉलीवुड से कोई शत्रु भाव ही नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई का एक व्यक्ति शत्रु भाव है, अब वो भी इतना है कि माफी मांग ले, बात खत्म। अब वो जाने, लॉरेंस बिश्नोई जाने, बॉलीवुड को, बॉलीवुड का ठेकेदार थोड़ी है सलमान खान, मालिक थोड़ी है। आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे सलमान खान के, मैंने जितनी इनसाइड स्टोरी किसी से पता चली तो बोला कि सलमान खान को इसलिए रिस्पेक्ट भी करते हैं बहुत लोग उसमें अपने बॉलीवुड सर्कल में, तो कहते हैं कि 4-5 लोग उसमें जीप में थे जब ये हिरन का शिकार हुआ, तो इट वाज सलमान खान जिसने किसी का भी नाम नहीं लिया और बाकी सबको क्लीन चिट मिल गई। मैं 5 लोगों के साथ जाता हूँ, अभी अपनी गाड़ी लेके निकलता हूँ और किसी की हत्या कर देता हूँ, और अगर मैं 4 लोगों का नाम नहीं ले रहा हूँ तो ये रिस्पेक्ट का विषय है मेरे लिए। ये तो मैं छुपा रहा हूँ। हत्या के आरोपी अगर सलमान खान की बजाय सैफ अली खान है, सतीश शाह हैं, अगर तब्बू है तो बताए कि तब्बू ने मारा था, मैंने नहीं मारा, और उनका नाम छिपाना, अपराध को छिपाना भी अपराध करने के समान है। तो कहीं ना कहीं अपराधी तो फिर भी सलमान खान हुआ। अगर सलमान खान ये नहीं कह रहा है कि सैफ अली खान ने गोली चलाई थी, तब्बू ने गोली चलाई थी, सतीश शाह ने, तो भी तो आरोपी वही है। अपराध को छिपाना भी तो अपराध करना ही है। पर जो मैं कह रहा हूं, क्या आपको भी इस बात का नहीं, लोग कहते हैं ऐसी चर्चाएं हैं, लेकिन मैं तो कोर्ट से बाहर नहीं जा सकता जी। कोर्ट में तो यही है ना कि सलमान खान ने गोली चलाई, गवाह तो यही कह रहे हैं ना। पूनम चंद बिश्नोई ने काकानी के जो चश्मदीद गवाह क्या कहा? पूनम चंद बिश्नोई ने कहा कि जब मैं शादी से लौट रहा था तो मैंने देखा कि सलमान खान और 3-4 लोग पीछे बैठे जिप्सी में सवार हैं, और पीछे से किसी ने रिवॉल्वर दे कहा गोली चलाओ, मारो वो जा रहा हिरन। सलमान खान ने गोली चलाई। तो चश्मदीद गवाह की के बयान पे तो मैं 1 इंच ना इधर हो सकता ना इधर हो सकता। कोर्ट में बयान दर्ज है, वो सुप्रीम कोर्ट तक चल रहा है। अभी एक पंजाब का केस हुआ है, जो पंजाब में लड़के चले गए जीप पे और उन्होंने काले हिरन का शायद शिकार करने की कोशिश करी, उनको फिर पुलिस के फॉरेस्ट रेंजर्स आ गए, उनकी पिटाई करी। हाँ, उन्हें बिश्नोई ने, एक सुमित बिश्नोई था लड़का, हाँ, एक जयसुख सिग्गड़ जी थे और एक सुरेश तेतरवाल जी, तो वो भी 3 लड़कों ने उनको घेरा, पकड़ा। वो चिंकारा का शिकार था जी। बात काले हिरन की नहीं है, बात हिरन की है। और बात हिरन की नहीं है, बात वन्य जीवों की है। बात वन्य जीवों की भी नहीं है, बात वनों की और वनस्पतियों की भी है। बिश्नोई समाज ने 363 लोगों की शहादत दी है। मां अमृता देवी बिश्नोई शहीद हो गई थी। राजा अभय सिंह की सेना खिड़जी काटने आई थी, पेड़ काटने आई थी। उन्होंने कहा पेड़ नहीं कटेगा आपके महल के निर्माण के लिए, ये पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें जो है जीवन देते हैं, पहले हमें काटना पड़ेगा। तो मां अमृता देवी बिश्नोई, खिड़जली गांव है वहां पे काकानी के पास जोधपुर में, वो शहीद हो गई। 363 लोग मर गए, तलवार से गर्दन कटा ली, एक पेड़ नहीं कटने दिया। तो जो जीवों के प्रति जो अटूट प्रेम है,
और वनस्पतियों के प्रति जो अटूट प्रेम है, वो गुरु जम्बेश्वर भगवान जी को मानने वाली जो कम्युनिटी है बिश्नोई समाज के अंदर है। तो चिंकारा को कोई मारेगा, पंजाब छोड़ो पाकिस्तान से आके मारेगा तो उसका पीछा करेंगे। मैं तो 1.5 लाख रुपए दे के आया। मैंने एक नए पुरस्कार की घोषणा की, मां अमृता देवी बिश्नोई बहादुरी पुरस्कार, कि जो भी कोई हिरन का शिकार करने आए, गाय का शिकार करने आए, आप उसे घेर के पकड़ लीजिए, 51,000 रुपए आपको प्रशस्ति के तौर पर मैं दूंगा। और मैं तीनों बच्चों को, सुमित बिश्नोई को भी, सुरेश तेतरवाल को भी, और सरपंच साहब हैं जो जयसुख सिगड़ जी, बीकानेर गया था पीछे, और 1,50,000 रुपए, तीनों को 50,000 रुपए का इनाम दे के आया था। तो आप इतनी डिफरेंट सोच और इतना दबंगी का एटीट्यूड कैसे रख पाते हैं? मतलब क्या ऐसा, उसके पीछे बेस क्या है? अब मेरे पूर्वज हैं, हम जो है लव कुश की पीढ़ी से हैं, भगवान श्री राम की पीढ़ी से हैं जी भाई। महाराजा अग्रसेन का फोटो देखिए आप, उनके हाथ में तराजू नहीं है, उनके हाथ में बट्टा नहीं है 50 ग्राम का, 100 ग्राम का, उनके हाथ में तलवार है। हम महाराजा अग्रसेन के वंशज हैं। हमारे पूर्वजों ने तलवार के डर से सलवार नहीं पहनी होगी ना, तभी तो आज हम हिंदू हैं। जब हमारे पूर्वज मुगल शासन काल में हिंदू से मुसलमान नहीं हुए, तो आज हम क्या डर जाएं? अपने पूर्वजों का खून थोड़ी लजा देंगे, अपनी माँ का दूध थोड़ी लजा देंगे। जी, अगर काले हिरन की अभी हम बात कर रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई का आपने एंगल लिया, आपको क्या लगता है कि उसको, इस मूवी जब बनेगी, आप बना रहे हैं, जब रिलीज होगी, आपको क्या लगता है कि कैसा रिस्पॉन्स रहेगा? काला हिरन देश में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ये कोर्ट रूम ड्रामे का। अब तक जितने कोर्ट रूम ड्रामा बने हैं उन सबसे ज्यादा है, उनसे 4 गुना ज्यादा। देखिए बहुत कड़वी सी बात है, मैं कह दूंगा तो लोग बुरा मान जाएंगे बॉलीवुड टॉलीवुड के। पुष्पा क्या है? एक लकड़ी चोर है। संदलवुड लकड़ी चोर, संदलवुड, चंदन लकड़ी, कुछ भी कहिए, पुष्पा एक लकड़ी चोर है। पुष्पा 2 2,500 करोड़ क्रॉस कर गई। अगर लकड़ी चोर की मूवी 2,500 करोड़ क्रॉस कर सकती है तो लॉरेंस बिश्नोई तो फिर बब्बर शेर है। अब आप ये बताइए कि आप इसकी शूटिंग कर रहे हैं तो कहाँ पर आप इजीली ये, जैसे अब आप टेलर मेड जो आपकी स्टोरी है, वही मैं पूछना चाह रहा था कि मतलब कितना चैलेंजिंग होता है, इतना टाइम आपका शूट चलता है? धर्म का काम करना है अगर उत्तर प्रदेश में तो कुछ चैलेंज नहीं है, क्योंकि बाबा बैठे हैं। धर्म का काम अगर बंगाल में करना है तो चैलेंजिंग है, क्योंकि वहाँ ममता दीदी बैठी है। फ्यूचर में आप कोई पॉलिटिकल सब्जेक्ट, अभी जैसे आपके 2-3 प्रोजेक्ट लाइंड अप हैं, अब सबसे पहले आपकी ये आ रही है कोर्ट रूम ड्रामा की मूवी, फिर आपका काला हिरन आ रहा है, वही है। हाँ, एक आप कराची टू नोएडा। कराची नोएडा मेरा प्रोजेक्ट है और मैं वेट कर रहा हूं उसे बनाने के लिए। सीमा हैदर को एक बार ATS क्लीन चिट दे दे, उसके बाद या सजा कर दे, या तो कन्विक्टेड कर दे, या तो दोषी ठहरा दे, या तो क्लीन चिट दे दे। बस उतना इंतजार में कर रहा हूँ। अब आप इसके बाद कोई ऐसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी या कोई, जैसे आप रियल टाइम स्टोरी बनाते हैं रियल लाइफ पे और क्या चल रहा है अमित जानी जी के दिमाग में? मैं काकानी वाला केस है, काला हिरन, इसके अलावा एक मेरी फिक्शन मूवी है, हॉरर मूवी, उसका भी मेरा शूट शुरू होने वाला है। बड़ी कास्ट है उसमें बॉलीवुड की, 100 करोड़ का बजट है। अच्छा। लॉरेंस बिश्नोई वेब सीरीज पे मेरा वर्क चल ही रहा है। मैं 2026 में महाराजा सूरजमल पे एक बहुत बड़ी बाहुबली टाइप बड़ी मूवी बनाने की तैयारी में हूँ। मन नहीं है, तैयारी में हूँ। आप ये बताइए, उसके लिए मैंने टाइटल ले लिया है, द लीजेंड ऑफ भरतपुर। अच्छा, टाइटल ले लिया, द लीजेंड ऑफ भरतपुर, क्योंकि उनका संघर्ष, भगवान है वो। महाराजा सूरजमल व्यक्ति नहीं है, व्यक्तित्व नहीं है, भगवान है। वीर गोकुला जाट, जिन्होंने मुगलों की सेना से लड़ा ब्रज में और हाहाकार मचा दिया। जाट भी लड़े, जाटनियां भी लड़ी, कृषकों की सेना बनी, किसानों की सेना बनी। अकबर को आना पड़ा लड़ने के लिए खुद, और फिर पकड़ के चबूतरे पर खड़ा करके 3 दिन तक यातनाएं देके मारा। तो छावा के साथ साथ वो भी दिखना चाहिए। आप जैसी मूवीज बना रहे हैं तो आप उसमें कास्टिंग भी अपने स्टाइल से कर रहे होंगे? कास्टिंग तो सब बॉलीवुड के लोग हैं जिनको लेते हैं। कास्टिंग में क्या चैलेंजेस रहते हैं? मतलब अब जैसे आपने कन्हैया लाल करी, उसके लिए आपने विजय राज जी, हाँ।
तो वो कितना चैलेंज रहता है कि मतलब जो रियल स्टोरीज में थोड़ा ये भी होता है कि भाई बॉडी लैंग्वेज। हाँ, देखो फिक्शन में तो आप कुछ भी बना दीजिए, लेकिन आपको दशरथ माझी दिखाना है तो आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लेना पड़ेगा। अगर आप बाला साहब ठाकरे पे बायोपिक बना रहे तो आपको वैसा लुक लेना पड़ेगा। आपको अगर संजू बनानी है तो आपको रणबीर कपूर को संजय दत्त जैसा दिखना पड़ेगा। वो आशुतोष राणा नहीं दिख सकता है, ये बात। तो ऐसी कन्हैयालाल साहू को हमें रिजेंबल करना था फेस, तो हमने बहुत सारे ऑप्शन थे हमारे पास, तो हमें लगा विजय राज इज द बेस्ट। और विजय राज एक्टिंग के मामले में मतलब तो कोई उंगली नहीं रख सकता सर। मनोज वाजपेयी और के मेनन जैसे जो लोग हैं, जो मास्टर हैं एक्टिंग जिनके खून में है, वो भी कहते हैं कि जब विजय राज एक्टिंग करता है तो हम ही कहीं ना कहीं सकपका जाते हैं कि अब अगला क्या करेंगे, हम क्या करेंगे अब जब इसने ये कर दिया। तो विजय राज ने कन्हैयालाल के किरदार को जिंदा कर दिया। कई कैरेक्टर, कई ऐसे एक्टर्स हैं ये लोग, मतलब ये लोग, इनकी खामोशी भी डायलॉग बोलती है। विजय राज, मैं कहता हूँ अगर बेस्ट एक्टर है कोई तो जैसे के मेनन है, मनोज वाजपेयी है, तो विजय राज भी हैं। ये बड़े एक्टर हैं। अमित भाई, मैं जानना चाहता हूँ कि 2-3 चीज़ें हम एंड में कंट्रोवर्शियल जो हैं, एक तो नेपोटिज्म आप कितना मानते हैं फिल्म इंडस्ट्री में है? कितने % है? 100% है, 100%। आपका कोई जानकार नहीं है, आपके पास कोई पर्ची नहीं है, सिफारिश नहीं है, सिफारिश का कोई कॉल नहीं है, आप अगर किसी ऐसे खानदान से नहीं आते जिनका पिछला बैकग्राउंड जो है बॉलीवुड का रहा हो, टॉलीवुड का रहा हो, तो आपको वहाँ फटकने भी नहीं देंगे। जूनियर आर्टिस्ट का रोल दे देंगे, फीचर कास्ट दे देंगे, क्राउड में खड़ा कर देंगे, बदतमीजी करेंगे, आपके साथ दुर्व्यवहार होगा। और ये भी तब मिलेगा जब आपको पूरा सूत लेंगे, जब आपसे जो चाहिए उन्हें ले लेंगे। नई लड़कियां, नए लड़के जो भी बॉलीवुड में जाते हैं, सबका शोषण होता है। जितना लड़कियों का होता है उतना लड़कों का होता है, और शोषण के बाद उन्हें जो है 2 मिनट फिल्म में दिखने के लिए मिलता है। ये जो लोग कहते हैं नहीं हमारा शोषण नहीं हुआ, ये बता नहीं रहे। बताया उन्होंने भी नहीं था जिन्होंने बाद में मीटू में बताया। ये भी 10 साल 15 साल बाद बताएंगे, इन्हें मौका लगेगा तो। सच्चाई यही है कि वहां जो होता है वो नेपोटिज्म ही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। हम लोग इसको तोड़ना चाहते हैं। हम लोग गांव-गांव जाके, शहर जाके ऑडिशन करते हैं। हमारे यहाँ ऑडिशन होता है मुंबई वाले ऑफिस पे, नोएडा वाले ऑफिस पे। अभी मैं 60 शहरों में जा रहा हूँ मई में, 60 शहरों में। मैं पुणे, सूरत, वडोदरा, नागपुर, नासिक, अहमदाबाद, कोटा, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, अयोध्या, गोरखपुर, आगरा, कानपुर, ऐसे करके पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं। 60 जिलों में जा रहा हूँ मई में। 60 जिले में जाके 60,000 लड़कों से मिलूंगा, ऑडिशन लूंगा। उन्हीं लड़कों और लड़कियों में से निकालूंगा 400-500 कैरेक्टर। इन 4 फिल्मों में काम दे दूंगा जो मेरे अगले प्रोजेक्ट। बहुत बढ़िया, ये मैं करूंगा। मुझे लग रहा है कि आप जितना भी धार्मिक काम कर रहे हैं, आपने कहा मैं अस्पताल के लिए करूंगा, धार्मिक के लिए करूंगा, ये सबसे अच्छा काम है कि आप किसी बच्चों को जेन्युइन जो डिजर्व करते हैं बच्चे, उन्हें एक एम्प्लॉयमेंट की स्ट्रीम दे रहे हैं, जो कि बड़ी इंडस्ट्री है हमारे देश की। बॉलीवुड बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत हज़ारों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी है। जैसे कि OTT में मैंने देखा, OTT में यंग न्यू कमर्स को बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए, तो बहुत लोगों को चांसेस मिले हैं। जैसे क्रिकेट थी, क्रिकेट हमारा मेन स्ट्रीम का था, वो 15-20 लोग ही 10 साल चलते थे। अब IPL ने आके कितने गरीब घर के बच्चों को काम दे दिया। बिल्कुल। और जब काम मिलता है तो सर देखिए, एक आदमी को काम मिलने से पूरे 5-7-10 परिवारों की दशा और दिशा बदल जाती है। बिल्कुल। तो आप ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और हमारी बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि जब आप 500 करोड़ कर ले तो फिर हमें एक बार 1 घंटे का समय दें। और फिर हम नए प्रोजेक्ट पे, जब आपका प्रोजेक्ट आएगा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरे जितने व्यूअर्स हैं, मैं आपसे आपके प्रोजेक्ट के बारे में जरूर डिस्कस करवाऊंगा। बिल्कुल। ये मेरा अपना कंट्रीब्यूशन है एक अपने सनातनी भाई के लिए। ठीक है भाई, थैंक यू। मैं स्टडी कर रहा था तो मैं आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे गया, तो आपकी मैं एक रील देख रहा था। हाँ। जहाँ पर आप एक चेक लेके और चेकबुक लेके और साथ में कुछ पैसे लेके बैठे थे। हाँ। मुझे पूरा डिटेल में जानना है, वो बिजनेस मॉडल क्या है और वो क्या है सिस्टम। वो ऐसा है कि जैसे मान लिया हमने फिल्म बनाई 20 करोड़ की, हमारे पास 10 करोड़ रुपए हैं। हमने कहा भी 10 करोड़ रुपए हमें और चाहिए, तो कहाँ से आएंगे? तो हमने कहा लड़कों से, जो प्रदेश के हमारे लड़के हैं, जानने वाले हैं, मैं भाई तुम दे दो। तो उन्होंने कहा हमें क्या मुनाफा मिलेगा? मैंने कहा भाई तुम 5 लाख रुपए दे दो, 10 लाख हो 10 लाख दे दो, 1 लाख हो 1 लाख दे दो।
तुम्हें 1 लाख का 1.5 लाख में दे दूंगा। कितने टाइम में? 6 महीने में। मेरी फिल्म चलेगी तो चलेगी, नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं 10 करोड़ रुपए, 15 करोड़ रुपए, 20 करोड़ फिल्म में लगा रहा हूं तो 50 करोड़ रुपए उसकी OTT वर्थ है जी। म्यूजिक, OTT सब मिला के 50 मैं बेचूंगा ही, यानी पहले दिन में नुकसान में नहीं हूं। अगर चल गई फिल्म तो उस बॉक्स ऑफिस कमाई से दूंगा, और नहीं चली तो जो मुझे पहले कमाई हो चुकी OTT से, म्यूजिक से, सैटेलाइट से, उसमें से दूंगा। तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूंगा। तो जैसे स्टार्टअप में क्राउड फंडिंग कहते हैं इसे। क्राउड फंडिंग नहीं है ये, क्राउड फंडिंग नहीं है, लोगों को अपने साथ जोड़ना, उनको प्रोड्यूसर बनाने का एक सपना जो मेरा है कि मैं बॉलीवुड को कोऑपरेटिव कर दूं, सहकारी कर दूं। तो सहकारी कर दिया मैंने बॉलीवुड को। आप ये बताओ, एक आदमी देख रहा है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और वो ताली बजा के आ रहा है 200 रुपए का टिकट खरीद के। एक आदमी अजय देवगन की फिल्म देख रहा है और वो ताली बजा के, सीटी बजा के निकल आया। कभी क्या किसी एक आम आदमी ने सोचा कि अजय देवगन की जो फिल्म चल रही है सिंघम, इसमें मेरा भी कोई योगदान हो सकता है, इसकी कमाई से मुझे भी कुछ मिल सकता है? क्योंकि 4 लोग 5-5 करोड़ रुपए लगाते हैं, 20 करोड़ की फिल्म बना लेते हैं जी। 4 लोग 25-25 करोड़ रुपए लगाते हैं, 100 करोड़ की फिल्म बना लेते हैं। तो मेरा इसके पीछे देखो लालच है। लालच क्या है मैं आपको बताता हूं। लालच ये है कि अगर 4 लोग 100 करोड़ रुपए लगाएंगे 25-25 करोड़ रुपए के हिसाब से, तो प्रॉफिट तो वो भी लेंगे, ऐसा तो नहीं फ्री में लगा रहे हैं। लेकिन वो 4 लोग प्रचार करेंगे सिर्फ फिल्म का। अच्छा। और अगर 100 करोड़ में इकट्ठा करूंगा 1 लाख लोगों से, तो 1 लाख लोगों का पैसा लगा है, 100 करोड़ मेरा इकट्ठा हो गया है। हाँ, तो वो लेकिन 1 लाख लोग चिल्ला चिल्ला कहेंगे कि ये मूवी आ रही है, से देखो। तो 1 लाख लोगों को जब चिल्ला चिल्ला के बताना है सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, और माउथ टू माउथ अपने कॉलेज में, फ्रेंड्स को, पड़ोसियों को, ऑफिस में, कि भाई ये फिल्म आ रही है, इसमें हमारा पैसा लगा है, इसको देखना। सर आज के टाइम में तो आप जैसे कह रहे हो, अगर 1 लाख लोग अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे और स्टेटस पे ही लगा दे, स्टेटस पे लगा, 3-4 तो हो गया। तो मेरा लालच ये है कि मैं नहीं चाहता कि 40 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ एक आदमी लगाए। मैं चाहता हूं 10,000 लोग 1-1 लाख, 2-2 लाख लगाएं, 100-200 करोड़ रुपए इकट्ठा हो, और 10,000 लोग मेरा प्रचार। 10,000 लोग अगर 5 करोड़ लोगों को मोबिलाइज करके थिएटर तक पहुंचा दिए, और 100 रुपए का टिकट मान लो, अब तो 500 करोड़ धंधा हो गया। तो 100 करोड़ का अगर मैं 200 करोड़ दे दूंगा, 100 करोड़ का 150 करोड़ दे दूंगा, तो मुझे क्या नुकसान है? वो तो उन्हें भी देना था 4 लोगों को, लेकिन वो 4 लोग मेरा प्रचार नहीं करते। ये 10,000 लोग जो 100 करोड़ के 150 करोड़ लेंगे, ये मेरा प्रचार भी करेंगे, और मेरा धंधा भी 2 गुना करेंगे, 4 गुना करेंगे, 10 गुना करेंगे। तो दोस्तों, ये थे आज हमारे साथ अमित जानी जी। अमित जानी जी आने वाले समय में बहुत बड़ा नाम बनने वाले हैं हमारे देश का, और जैसे आपने इनका पॉडकास्ट सुना, ये बहुत बड़ी एक क्रांति लाने की सोच रखते हैं और उस पर काम कर रहे हैं। आपकी तरफ से और मेरी तरफ से इनको बहुत बहुत बेस्ट विशेस। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।